छात्रों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट एजुकेशन बाय एसएसपीएम में। आज मैं क्षितिज भाग 2 10वीं कक्षा के लिए गद्य खंड से मन्नू भंडारी ये लिखित कहानी एक कहानी यह भी को लेकर प्रस्तुत हूँ। एक कहानी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह बात जान लें कि मन्नू भंडारी जी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकी जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभरकर सामने आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकी व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 46-47 की आजादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आजादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, इसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। अब मैं कहानी का आरंभ करती हूँ, जिसका शीर्षक है एक कहानी यह भी। जन्मी तो अपने मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी। मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से। उस 2 मंजिला मकान जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच कुछ न कुछ लिखते पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कार्यों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है। उनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदे पर जा पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे। उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तो तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया था। उनके सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहंग उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम बच्चों को तो अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं और हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कंपाती और थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी चोटें होंगी, जिन्होंने आंख मूंद कर किसी का भी विश्वास करने से इनकार कर दिया था। बाद में पिताजी इतने शक्की हो गए थे कि जब तो तब भाई बहन भी उसकी चपेट में आ जाते थे। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही थी
क्योंकि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन हीन ग्रंथियों को जन्म दिया है। मैं काली हूँ, बचपन से दुबली पतली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं की कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा होने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई हूँ। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई मेरी उपलब्धि या विशेषता लगाकर मेरी लेखकी उपलब्धियों का जिक्र करता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने गड़ने को हो आती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक। होश संभालने के बाद मैं से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर चलती ही रही, वे न जाने कितने रूपों में मुझमें हैं। वही कुंठाओं के रूप में, तो कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, कहीं प्रतिछाया के रूप में। पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में ले जाए, हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त नहीं कर सकता। पिताजी के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी उनमें। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, नहीं चाहा, केवल दिया ही। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय और मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका, और न ही उनका त्याग न सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उनकी एक धुंधली सी याद मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो आदि। गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए और पतंग उड़ाने में कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर था और हमारी सीमा घर थी। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं होती थी, बल्कि सारा मोहल्ला ही अपना घर होता था और कुछ तो परिवार का हिस्सा ही थे। अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वाले हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी तो कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारकर अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इन्हीं को देखते सुनते मैं इनके बीच बड़ी हुई, लेकिन इसकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उसकी भाव भंगिमा और भाषा को किसी तरह से धुंधला नहीं किया था।
बिना किसी विशेष प्रयास के वे बड़े सहज भाव से उतरते चले गए। उसी समय के दास साहब और अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों के बाद एकाएक कैसे जीवित हो उठे, मेरे लिए यह भी आश्चर्य का विषय था। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। उन दोनों की छत्र छाया हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उसके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और पिताजी चाहते थे कि मैं उनकी बातें सुनूं और बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी वहीं बैठने को चाहते थे कि मैं भी उठूं बैठूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में कितना भी कुछ हो रहा हो, सन 42 के आंदोलन के बाद तो सारा देश ही जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्तों, शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। सो 10वीं तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। सन 45 में 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में आई तो हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था। इसी साल वे नियुक्त हुई थी और उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला और खुद चुनकर उन्हें पढ़ने के लिए उपन्यास और कहानियां दी। साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरतचंद्र प्रेमचंद से बढ़कर अज्ञेय यशपाल और भगवती चरण वर्मा तक फैल गई तो फैलती ही गई। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगता था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय समझ में नहीं आया। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर एक जीवनी पुनः पढ़ गई। इस बार कुछ समय आया, या शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। उन्हें लग ही नहीं रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्हें वहां से खींचकर सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। 46-47 के दिन वे स्थितियां वैसे भी घर में बैठे रहना संभव नहीं था। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था। पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में पिताजी की आजादी की सीमा घर थी और वे नहीं चाहते थे कि मैं हाथ उठा कर नारे लगाऊं, हड़तालें करवाऊं। लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए। जब रगों में लहू की जगह लावा बह रहा हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना।
और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, वो राजेंद्र से शादी की तब तक चलता ही रहा था। यश कामना कहूं कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी, उनके जीवन की धुरी थी यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही एक दो बार मैं पिताजी के कोप से बच गई। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े पर किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से में भन्नाते हुए वे गए थे। लौट कर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था, सो पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया लौट कर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना, पर माँ ने आकर कहा कि वे खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के भरोसे चल रहा है। प्रिंसिपल परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट टपट कर लड़कियों को क्लास में भेजते हैं, और अगर तुम एक इशारा कर दो तो क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए। यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे। मैं अवाक, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था न कानों पर यह हकीकत थी। एक और घटना, आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज, स्कूल और दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे उन्हें वहां समूह जाकर के हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी मुख्य बाजार के चौराहे पर इकट्ठा हुआ। फिर भाषणबाजी। इसी बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुशी मित्र ने आकर यह खबर दी कि अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है। भंडारी जी, आपको क्या हुआ? आपने लड़कियों को आजादी दे दी, पर देखते हैं आप कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। अब यही रह गया है कि लोग आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इन सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के कंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या घर में घुसे रहते हो भंडारी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करते चले जा रहे थे, बोलते जा रहे थे। पिताजी के चेहरे का संतोष अब धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना समझ में आता है कि क्या उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। और हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते जाना भी इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे। एक ओर विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर सामाजिक छवि के प्रति उतनी ही सजगता।
क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का रास्ता ही टकराहट का है? सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई के 3rd ईयर की क्लासेस को बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना ही पड़ा। पर जीत की खुशी के सामने, बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। अब मैं पाठ के प्रश्नों को पढ़ूंगी और उसके उत्तर भी दूंगी। तो पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके पिता तथा हिंदी की शिक्षिका शीला अग्रवाल का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। दूसरा प्रश्न, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों संबोधित किया? लेखिका के पिता रसोई को भटियार खाना इसलिए कहते थे क्योंकि उनके अनुसार रसोई में रहना, वहां पर समय बिताना अपनी प्रतिभा को भट्टी में झोंकने के समान था। तीसरा प्रश्न, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हुआ और न कानों पर? एक बार लेखिका के कॉलेज से पत्र आया। वहां के प्रिंसिपल ने लेखिका के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के संबंध में पिताजी को घर बुलाया था। यह जानकर पिताजी क्रुद्ध हो गए। कॉलेज में जाकर पता चला कि उनकी बेटी सबकी चहेती नेत्री है। सारा कॉलेज उसके इशारों पर चलता है, इसलिए प्रिंसिपल के लिए कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया था। पिताजी गर्व से प्रिंसिपल को कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई रोक कैसे लगा सकता है? अगला प्रश्न है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। वैचारिक भिन्नता ही टकराहट का कारण बनती है। लेखिका तथा उनके पिता में वैचारिक मतभेद निम्नलिखित कारणों से हुआ करते थे। लेखिका के पिता अहंकारी, क्रोधी और शक्की स्वभाव के थे तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति सजग रहने वाले थे। लेखिका उनके व्यक्तित्व की इन खामियों पर झल्लाती थी। वे लेखिका को घर गृहस्थी के कार्यों से दूर रखकर जागरूक नागरिक बनाना चाहते थे। घर में राजनीतिक जमावड़ों में भाग लेने की सीख देकर वे उनके भीतर विद्रोह तथा नव जागृति के स्वर भरना चाहते थे, किंतु सक्रिय भागीदारी के विरुद्ध थे। लेखिका उनकी सीमित आजादी के दायरे में नहीं रह सकती थी। इस कारण वे पिताजी की इच्छा के विरुद्ध जाकर उन्होंने स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी की। विवाह के विषय पर भी पिता पुत्री के विचार टकराए। पिता उनका विवाह अपनी पसंद के लड़के से करना चाहते थे, किंतु मन्नू ने राजेंद्र यादव से प्रेम विवाह करके पिता की इच्छा के विरुद्ध जाने का साहस किया था। इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू की भूमिका को रेखांकित कीजिए। सन 42 के आंदोलन में सारा देश आजादी के लिए एक देश में क्रांति चल रही थी। आत्मकथ्य में सन 1945 से 47 तक के आंदोलन का वर्णन है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की जानकारी लेखिका को नहीं थी। फिर भी क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों की कुर्बानियों ने लेखिका का मन उससे कष्टग्रस्त था। 1945 में जैसे ही लेखिका 10वीं पास करके कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से उसका परिचय हुआ। उन्होंने लेखिका को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सन 1946-47 में बहुत हलचल थी। सभी भारतीय आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण आदि हर शहर में हो रहे थे। युवा इन सब से पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे थे।
लेखिका भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने उनमें जोश भर दिया था। उनके पिता आधुनिक के विचारों के होते हुए भी यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि लेखिका लड़कों के साथ शहर की सड़कों पर हाथ उठाकर नारे लगाए, हड़तालें करवाए। लेखिका की रगों में बहते लावे ने सारे निषेधों, सारी कठोरताओं और सारे भय को चकनाचूर कर दिया। लेखिका का सारे कॉलेज पर रोब था। उनके एक इशारे से ही सब आंदोलन में हिस्सा लेने को तैयार हो जाते थे। आजाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में लेखिका ने चौपड़ पर भाषण दिया था। डॉक्टर अंबालाल ने उनके भाषण की खूब तारीफ की थी। धन्यवाद छात्रों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें तथा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।